चलिए, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये रहा उसका सिनॉप्सिस, इंट्रोडक्शन, टेक्स्ट, टू कोर कंसेप्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, स्कोप ऑफ आर्टिकल 14, एक्सेप्शन, लैंडमार्क केसेस, इम्पोर्टेंस एंड कंक्लूजन। ठीक है, चलिए हम डायरेक्टली इक्वलिटी समझते हैं। अब देखिए, आर्टिकल 14 दो तरह से इक्वालिटी को क्लासिफाई करता है। आर्टिकल 14 में दो तरह की इक्वालिटी है। पहली है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरी है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मैंने क्या बोला? आर्टिकल 14 दो टाइप की इक्वालिटी की बात करता है। पहली इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, अब इनका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। देखिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि कानून की नज़र में सभी समान हैं, कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है। कानून सभी को एक तरह से ट्रीट करेगा, सभी को सेम ट्रीटमेंट देगा। स्टेटस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने थेफ्ट कमिट की। ठीक है, मैं एक एडवोकेट हूँ, मैंने चोरी करी किसी के घर में जाकर। और मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हो और आपने भी चोरी कमिट करी। अब आपको और मुझे एक जैसा ही कानून ट्रीट करेगा, जबकि मैं एडवोकेट हूँ और आप स्टूडेंट हो, लेकिन कानून हम दोनों पर सेम ही अप्लाई होगा। हम दोनों के ऊपर आईपीसी का ही सेक्शन लगेगा, बीएनएस का ही सेक्शन लगेगा थेफ्ट का, और हम दोनों की ट्रायल CRPC/BNSS के प्रोविज़न के हिसाब से ही होगी। ऐसा नहीं है कि आपको किसी और कानून में ट्राई किया जाएगा और मुझे किसी और कानून में ट्राई किया जाएगा। सिमिलरली, मान लीजिए कि भारत का प्राइम मिनिस्टर XYZ कोई भी हो, अभी वाले प्राइम मिनिस्टर की हम बात नहीं कर रहे, रेंडमली। ठीक है, मान लीजिए भारत का प्राइम मिनिस्टर किडनैपिंग कमिट कर देता है। सिमिलरली, एक चपड़ासी जिसको हम बोलते हैं प्यून, वो भी किडनैपिंग कमिट कर देता है। तो दोनों को एक ही कानून के अंदर ट्रीट किया जाएगा, दोनों के ऊपर एक ही कानून के चार्जेस लगेंगे और दोनों के ऊपर एक ही कानून के अंदर ट्रायल चलेगी। ठीक है, तो ये होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। मतलब कानून की नज़र में सभी समान हैं। आपकी क्या पोजीशन है, आपकी क्या जॉब है, आपकी क्या कास्ट है, आपका क्या जेंडर है, उस बेसिस पे आपके साथ अलग तरह का ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। कानून सभी को एक तरह से ट्रीट करेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो कंसेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ का, ये आता है इंग्लिश लॉ से। इंग्लिश लॉ में रूल ऑफ लॉ करके कंसेप्ट होता है, वहाँ से ये डिराइव्ड है। ठीक है, चलिए तीसरी बात, इक्वलिटी बिफोर लॉ ये नेगेटिव कंसेप्ट है। नेगेटिव कंसेप्ट है मतलब, नेगेटिव कंसेप्ट है मतलब कि ये आर्टिकल 14 का इक्वलिटी बिफोर लॉ स्टेट को रोकता है लोगों को या ग्रुप को अनइक्वल ट्रीटमेंट करने से। ठीक है, आर्टिकल 14 का जो इक्वलिटी बिफोर लॉ पार्ट है, ये स्टेट को बोलता है कि आप किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज मत दो। ये बोल रहा है कि लॉ किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं देगा।
सभी को एक समान ट्रीट किया जाएगा, ये रोक रहा है, इसलिए ये नेगेटिव कंसेप्ट है। इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ स्टेट को बोल रहा है कि तुम कुछ करो इक्वलिटी के लिए, और इक्वलिटी बिफोर लॉ बोल रहा है कि तुम कुछ मत करो, या तुम डिस्क्रिमिनेशन मत करो, सबके साथ समान व्यवहार करो। ठीक है, हम इसको अभी और एग्जाम्पलों से समझेंगे तो कंसेप्ट और क्लियर होगा। अभी के लिए इक्वलिटी बिफोर लॉ समझिए आप। इसका मतलब क्या होता है कि कानून की नज़र में सब समान है, ये नेगेटिव कंसेप्ट है। ठीक है, नेगेटिव कंसेप्ट है मतलब कि स्टेट किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं देगा, और ये इंस्पायर्ड है इंग्लिश लॉ से। इंग्लिश लॉ का कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ, जो कि डाइसी ने दिया था, वहाँ से इंस्पायर्ड है। ठीक है, अच्छा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है कि लॉ इक्वल लोगों को इक्वली ट्रीट करेगा, लेकिन जो लोग इक्वल नहीं हैं उनको इक्वली ट्रीट नहीं करेगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर दो लोग समान हैं तो लॉ उनको ही इक्वल ट्रीटमेंट देगा, लेकिन अगर दो लोगों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो लॉ उनको सेम तरह से ट्रीट नहीं करेगा। अब हम इसको पूरा एग्जाम्पल से समझते हैं, तब चीज़ें क्लियर होगी। मान लीजिए एक क्लास है, उसमें 10 बच्चे हैं। ठीक है, 10 की 10 बच्चे हेल्दी है, उनके सभी ऑर्गन काम कर रहे हैं, उनके सभी बॉडी पार्ट्स काम कर रहे हैं। ठीक है, अब वो 10 बच्चों का एग्ज़ाम होगा, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है मान लीजिए, तो वो सभी बच्चों को एक ही पेपर मिलेगा, क्योंकि वो एक ही क्लास में पढ़ते हैं। वो सभी बच्चों को एक ही टाइम पीरियड मिलेगा, मतलब सभी को 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है, एक ही जगह बैठकर पेपर कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा अपने घर से एग्ज़ाम दे रहा है, एक अपने कॉलेज से दे रहा है, बाकी बच्चे क्लास में अलग बैठे हैं किसी और सेंटर पे। नहीं, सभी बच्चे, अगर एक क्लास है उसमें 10 बच्चे हैं तो वो 3 घंटे में कंप्लीट करना है सबको, सबके ऊपर सेम रूल्स अप्लाई होंगे, रेगुलेशन अप्लाई होंगे, सबको सेम क्राइटेरिया के हिसाब से मार्क दिए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हेल्दी है तो सभी के साथ एक समान ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, एक ही पेपर आएगा सभी का, ऐसा नहीं है कि सबको अलग अलग पेपर दिए जा रहे हैं, सबको अलग अलग टाइम दिया जा रहा है, कि एक बच्चे को बोल रहे हैं कि भाई तू ये 10 क्वेश्चन 1 घंटे में करेगा, बाकी दूसरों को बोल रहे हैं कि तुम ये 10 क्वेश्चन 3 घंटे में करोगे। ठीक है, चलिए अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का एग्जांपल मान लीजिए कि वही एक क्लास, उसमें 10 बच्चे हैं, लेकिन 2 बच्चों की आंखें काम नहीं करती, वो अंधे हैं, वो ब्लाइंड है। ठीक है, अब अगर हम इक्वलिटी बिफोर लॉ का क्राइटेरिया लगाएं यहाँ पर ये वाले एग्जाम्पल में, तो 10 के 10 बच्चे हैं, सभी को 3 घंटे मिलना चाहिए एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है कि जो स्पेशली डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनको यूनिवर्सिटी एडिशनल टाइम प्रोवाइड करती है एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए। वापस से पहले वाले एग्जांपल में हमने लिया कि एक क्लास है, उसमें 10 बच्चे हैं, 10 के 10 बच्चे हेल्दी है तो सबको 3 घंटे एग्जामिनेशन कंप्लीट करने के मिले। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में 10 बच्चे हैं लेकिन 2 बच्चों की आंखें काम नहीं कर रही, तो वो जो 2 बच्चे हैं उनको आधा घंटा एक्स्ट्रा मिला एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, तो अब ये आधा घंटा एक्स्ट्रा देना सही है? पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्यों? डिस्क्रिमिनेशन तो ये है, एक तरह से देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि जो 8 बच्चे हैं उनको आप 3 घंटे दे रहे हो एग्ज़ाम पेपर कंप्लीट करने के लिए, लेकिन जो 2 दिव्यांग बच्चे हैं, जो 2 डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनको आप आधा घंटे ज़्यादा दे रहे हो, तो देखा जाए तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है सबके साथ। जो अंधे, जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनको स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा है, और स्पेशल प्रिविलेज तो आर्टिकल 14 प्रोहिबिट करता है
ठीक है, ये इक्वलिटी बिफोर लॉ का है। इस मतलब होता है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, मतलब किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। तो ये तो इक्वलिटी बिफोर लॉ तो ये बोलता है कि आप किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दोगे, लेकिन आप तो स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हो। जो दो ब्लाइंड बच्चे हैं उनको आप 30 मिनट ज़्यादा दे रहे हो, दूसरे बच्चों को तो नहीं दे रहे हो। तो अब प्रश्न ये है कि क्या ये अलाउड है? तो आंसर आर्टिकल 14 में ही लिखा हुआ है कि यस, ये अलाउड है। इक्वलिटी बिफोर लॉ बोलता है कि आपको किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं देना है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलता है कि आप रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हो। रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हो। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि यू कैन ट्रीट डिफरेंट पीपल डिफरेंटली। इसका मतलब ये होता है कि अगर दो लोग डिफरेंट है तो आप उनको डिफरेंटली ट्रीट कर सकते हो। हाँ, बट अगर दो लोग इक्वल है तो आप उनको इक्वली ट्रीट करोगे, लेकिन अगर दो लोग अनइक्वल है तो आप उनको इक्वली ट्रीट नहीं करोगे। पहले वाले एग्जाम्पल में सभी इक्वल है, सभी के हाथ पैर काम कर रहे हैं, सभी की आंखें काम कर रही, सभी हेल्दी है। तो क्योंकि सभी हेल्दी है, सभी इक्वल है, तो उनको आप इक्वल ही ट्रीट करोगे। सभी को 3 घंटे का टाइम दोगे आप एग्ज़ाम लिखने के लिए। बट अगर दो बच्चों की आंखें काम नहीं कर रही या हाथ काम नहीं कर रहे, तो वो जो दो बच्चे हैं वो इक्वल नहीं हैं 8 बच्चों से। ठीक है, तो अगर आपने ये दो बच्चों को जिनकी आंखें काम नहीं कर रही उन 8 बच्चों से इक्वल कर दिया, तो वो इनजस्टिस हो जाएगा, वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। तो आर्टिकल 14 ये नहीं चाहता है, इसलिए आर्टिकल 14 रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउ करता है। ठीक है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव कंसेप्ट है, मतलब ये बोल रहा है कि आप अगर दो लोग डिफरेंट हैं तो उनको डिफरेंटली ट्रीट करो। अगर क्योंकि अगर उन्होंने जो दो लोग डिफरेंट हैं उनको अगर आपने एक जैसा ट्रीट कर दिया तो इनजस्टिस हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक रेस है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये विनिंग पॉइंट है, विनिंग लाइन। यहाँ पर मान लीजिए हेल्दी मैन यहाँ से स्टार्ट करेगा और ब्रोकन लेग एक आदमी है वो यहाँ से स्टार्ट करेगा। ठीक है, मान लीजिए एक रेस है दो लोगों के बीच में, एक के पैर ढंग से काम कर रहे हैं, दूसरे के पैर में लगी हुई है। ठीक है, अगर हमने दोनों को यहाँ से दौड़ा दिया, जिसका पैर सही काम कर रहा है और जिसके पैर में लगी हुई है, तो वो अनजस्टिस हो जाएगा, वो इनजस्टिस हो जाएगा, वो अनफेयर हो जाएगा। ठीक है, क्यों क्यों हो जाएगा? आप तो दोनों को एक ही लाइन से स्टार्ट कर रहे हो। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका पेट टूटा हुआ है। इसलिए क्योंकि इसका पेट टूटा हुआ है तो आप इसको थोड़ा स्पेशल प्रिविलेज दो, इसको बोल के भाई तू आगे से स्टार्ट करो और ये पीछे से स्टार्ट करेगा। ठीक है, वही एग्जाम्पल कि आप दो लोगों को जो सेम नहीं है उनको आप इक्वली ट्रीट नहीं करोगे, लेकिन अगर दो लोग हैं या दो ग्रुप है जो इक्वल फुटिंग पे स्टैंड करते हैं तो उनको आप इक्वली ट्रीट कर सकते। ठीक है, तो आर्टिकल 14 में इक्वलिटी को दो तरह से डिवाइड किया गया है, दो क्लासिफिकेशन किए गए हैं। पहला है इक्वलिटी बिफोर लॉ, दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ नेगेटिव कंसेप्ट है, ये रूल ऑफ लॉ जो कि इंग्लिश कंसेप्ट है जो कि एसी डाइसी के द्वारा दिया गया था उससे इंस्पायर्ड है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, अच्छा, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि किसी को भी कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेंगे, सभी कानून की नज़र में एक समान होंगे। इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है कि लॉ सिमिलर लोगों को सेम ट्रीटमेंट देगा, लेकिन जो डिफरेंट लोग हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देगा, क्योंकि उससे इनजस्टिस हो जाएगा। ये पॉजिटिव
कंसेप्ट है, क्योंकि ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउ करता है, ठीक है। और ये इंस्पायर्ड है अमेरिकन कंसेप्ट से, ठीक है। अमेरिकन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है ये, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का से इंस्पायर्ड है ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। तो दो डायमेंशन है आर्टिकल 14 के, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बाकी हम डिटेल में अब आगे नोट्स के थ्रू कवर करते हैं। देखिए आर्टिकल 14 का पहले हम टेक्स्ट देख लेते हैं। आर्टिकल 14 बोलता है द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। पहली बात तो स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन का मतलब क्या क्या हो सकता है? एनी पर्सन का मतलब हो सकता है कि वो सिटीज़न के लिए भी अवेलेबल है, वो फॉरेनर के लिए भी अवेलेबल है, और वो कंपनीज़ के लिए भी अवेलेबल है। मतलब आर्टिकल 14 की जो प्रोटेक्शन है वो सभी को मिलती है। आर्टिकल 14 सिटीजन्स को भी मिलता है, नॉन सिटीजन्स को भी मिलता है, फॉरेनर को भी मिलता है, लीगल पर्सनस को भी मिलता है, ठीक है। क्या होता है देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जो सभी के पास होते हैं। मतलब कंपनी के पास भी होते हैं, इंडियंस के पास तो ऑब्वियसली होंगे सही, जो फॉरेनर्स है उनके पास भी होते हैं। उसका एग्जांपल है आर्टिकल 14। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के पास होते हैं, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 19, रुकिए मैं आपको एक बार डायरेक्ट में बताता हूँ तो ये चीज़ आपको याद रहेगी। देखिए ये रहा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में क्या लिखा है? आर्टिकल 19 में लिखा है ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट, ठीक है। मतलब जो आर्टिकल 19 है ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के पास है, जिसके पास भारत की सिटीजनशिप है उन्हीं को मिलेगा आर्टिकल 19 की प्रोटेक्शन या फ्रीडम्स। जबकि आर्टिकल 14 है जो वो सभी के पास है। ये लिखा आर्टिकल 14, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। एनी पर्सन में सब कुछ आ जाते हैं, ठीक है। क्या डिनाई नहीं करेगा? पहली इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। कौन डिनाई नहीं करेगा? स्टेट। तो बेसिकली आर्टिकल 14 स्टेट के अगेंस्ट अप्लाई होता है। स्टेट को आर्टिकल 14 बोल रहा है कि पहली बात तुम सभी को इक्वली ट्रीट करोगे, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दोगे, वो दूसरी बात। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एज ए स्टेट अगर अनइक्वल लोग हैं तो उनको इक्वल ट्रीटमेंट करोगे, ठीक है। अगर अनइक्वल है तो उनको इक्वली ट्रीटमेंट करो, लेकिन अगर इक्वल पर्सन है तो उनको फिर इक्वली ट्रीट करो। यही है आर्टिकल 14 का क्रक्स, ठीक है। चलिए अब हम इनके नोट्स पे आ जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था इक्वलिटी बिफोर लॉ नेगेटिव कंसेप्ट है, क्योंकि ये स्टेट को रोक रहा है स्पेशल प्रिविलेज देने से, ठीक है। ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेंगे। इसका ओरिजिन हुआ है ब्रिटिश रूल ऑफ लॉ एविडाइसी के थ्योरी से, ठीक है। इलस्ट्रेशन, अगर मिनिस्टर ने क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया और एक साधारण आदमी ने, सिटीजन ने कर दिया, दोनों को सेम ही तरह से ट्रीट किया जाएगा। किसी की भी स्पेशल क्रिमिनल लॉ प्रोटेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो मिनिस्टर है, इसलिए। सिमिलरली अगर एक रिच बिजनेसमैन है और एक गरीब आदमी है, दोनों टैक्स इवेजन कमिट करते हैं तो दोनों के ऊपर सेम टैक्स लॉ की लाइबिलिटी आएगी, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव कंसेप्ट है। ये स्टेट को बोल रहा है कि तुम लाइक पर्सन को सिमिलरली ट्रीट करो, लेकिन अनलाइक पर्सन को सिमिलरली ट्रीट मत करो। ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउ करता है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउ करता है, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। यहाँ लिख देते हैं हम, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मीन्स, ना ऊपर लिख देते हैं, अलाउज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या अफर्मेटिव एक्शन जिसको बोलते हैं हम, जिसको अफर्मेटिव एक्शन भी बोलते हैं। अफर्मेटिव एक्शन मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब रिजर्वेशन। कुछ ग्रुप को आप स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो क्योंकि एक तो वो ग्रुप अलग है, दूसरा उस ग्रुप को
उस स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और वो रीज़नेबल ज़रूरत है, ठीक है। वो क्या होता है आगे अभी आगे हम समझेंगे इसी वीडियो में, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इक्वलिटी का, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वही हमने अभी बात करी, पॉजिटिव अफर्मेशन। गवर्नमेंट रिजर्वेशन दे रही है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, तो ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, ये अलाउड है। सिमिलरली लॉ बोल रहा है कि जो विमेन एम्प्लॉयज़ है उनको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, ये भी रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। क्यों है, अब अपन इसको थोड़ा बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। बट अभी बेसिकली इतना समझिए कि इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का एग्जांपल एक तो हो गया रिजर्वेशन, दूसरा हो गया मैटरनिटी रिलीफ या मैटरनिटी बेनिफिट, ठीक है। या लिख देते हैं हम एग्जांपल, पहला रिजर्वेशन, दूसरा मैटरनिटी बेनिफिट टू वुमेन। ये एग्जांपल है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का। और इक्वलिटी बिफोर लॉ का तो वही है, सेम क्राइम सेम लॉ विल अप्लाई। अगर आपने एक क्राइम करा है, दो लोगों ने एक क्राइम करा है, तो उनके ऊपर सेम ही कानून अप्लाई होगा। रिलीजन, कास्ट, स्टेटस, जॉब, ETC डज नॉट मैटर, ठीक है। वही आपका रिलीजन क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपकी जॉब क्या है, आप कितना गरीब हो अमीर हो, ये मैटर नहीं करता। लेकिन क्योंकि अगर आपने क्राइम करा और सामने वाले ने भी सेम क्राइम करा, तो आप दोनों को सेम तरह से ट्रीट किया जाएगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ का एग्जांपल ऊपर वाला है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का ये रिजर्वेशन और मैटरनिटी बेनिफिट, ठीक है। अच्छा, अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन का, ठीक है। आर्टिकल 14 क्लासिफिकेशन अलाउ करता है लेकिन क्लास लेजिस्लेशन को प्रोहिबिट करता है। इसका मतलब ये होता है कि आर्टिकल 14 अनइक्वल लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देने से रोकता है और इक्वल लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देना अलाउ करता है। वापस से समझते हैं इसको, देखिए। डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन ये बोलती है कि आप दो लोगों को या दो ग्रुप को क्लासीफाई कर सकते हो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। मतलब आप ऐसा कानून बना सकते हो जो दो इंडिविजुअल को या दो ग्रुप को अलग अलग तरह से ट्रीट करे, ठीक है। एग्जाम्पल हम वही वाला लेते हैं सबसे पहले, एग्ज़ाम वाला, कि एक क्लास है उसमें 10 बच्चे हैं, दो बच्चों की आंखें काम नहीं करती, तो जो दो बच्चे हैं उनको 30 मिनट एडिशनल मिलेंगे एग्ज़ाम पेपर कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो पहली बात तो हमको देखना है, अच्छा, तो ये लॉ बना दिया कि जो स्पेशल बच्चे हैं जिनकी आंखें काम नहीं कर रही उनको 30 मिनट ज़्यादा मिलेंगे एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए, ये लॉ बना दिया गया, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि क्या ये आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है, तो हम ये टेस्ट लगाएंगे। क्या टेस्ट लगाएंगे, पहले हम देखेंगे कि क्या वो लॉ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्रिएट कर रहा है, और दूसरा देखना है कि रेशनल नेक्सस क्या है, ठीक है। तो बेसिकली अब हम पहला प्रश्न ये पूछेंगे जब हमको ये चेक करना है कि कोई लॉ इक्वलिटी को वायलेट कर रहा है कि नहीं, कि क्या लॉ ने जो दो ग्रुप में डिस्टिंक्शन किया है, जो दो लोगों को, दो ग्रुप को अलग अलग तरह से ट्रीट किया है, उसके पीछे कोई बेसिस है। क्या वो दो ग्रुप में कोई रियल डिफरेंस है, पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। आपको पहला क्वेश्चन ये पूछना है कि क्या दो ग्रुप के बीच में कुछ रियल डिफरेंस है, तो आंसर क्या है, रियल डिफरेंस है, ठीक है। क्या रियल डिफरेंस है, वही वाले एग्जांपल में रियल डिफरेंस ये है कि जो 8 बच्चे हैं उनके बॉडी पार्ट्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं, इसलिए उनको 3 घंटे मिल रहे हैं एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जो दो बच्चे हैं उनकी आंखें काम नहीं करती, तो उनको 30 मिनट ज़्यादा दे रहे एग्ज़ाम में थ्रू लॉ। तो रियल डिफरेंस तो है,
ये दो ग्रुप बन गए ना, एक 8 बच्चों का ग्रुप और एक 2 बच्चों का ग्रुप। दोनों को अलग तरह से ट्रीट किया जा रहा है। पहले ग्रुप को 3 घंटे मिल रहे हैं, दूसरे ग्रुप को 3.5 घंटे मिल रहे हैं सेम एग्जाम पेपर कंप्लीट करने के लिए। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो है, ये दोनों ग्रुप के बीच में, और जो डिफरेंस है वो रियल है, कुछ आर्बिटरी डिफरेंस नहीं है वो, है ना। आपको सोच के लग रहा है ना कि भाई 8 बच्चे हैं, वो नॉर्मल है, हेल्दी है, उनको 3 घंटे मिल रहे हैं, सभी को इतना ही मिलता है लगभग। लेकिन जिनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे या जिनकी आंखें काम नहीं कर रही, उनको आधा घंटा एडिशनल मिल रहा है। तो डिफरेंस तो है, ठीक है। तो पहला टेस्ट तो सेटिस्फाई हो गया कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है, मतलब देयर मस्ट बी अ क्लियर बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के पीछे कोई बेसिस होना चाहिए, जो कि है। दूसरी चीज़ हमको ये देखना है कि आप लो ने क्लासिफिकेशन क्यों करा। अगर लो ने क्लासिफिकेशन कुछ पर्पस अचीव करने के लिए करा है तो वो क्लासिफिकेशन वैलिड है, ठीक है। अब इस केस में पर्पस क्या है लॉ का? इस केस में पर्पस ये है कि जो जो 2 बच्चे हैं जो कि ब्लाइंड है वो पीछे ना रह जाए। क्या होता है देखिए, अब आपके हाथ पैर काम करते हैं, आपकी आंखें अच्छे से काम कर रही, तो आप प्रॉपरली एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन जो ब्लाइंड बच्चा है, अब वो देख नहीं सकता, तो उसको स्पेशल जो टीचर्स होते हैं उनकी हेल्प लेना पड़ेगी, तो उसमें उसका एडिशनल टाइम कंज्यूम होगा। तो लो नहीं चाहता कि आपको एडवांटेज मिले और उन 2 बच्चों को डिसएडवांटेज मिल जाए। इसलिए जो उनका डिसएडवांटेज है वो देख नहीं पा रहे, इसकी वजह से उनको दूसरों की मदद लेना पड़ रही है एग्ज़ाम देने के लिए। तो उस डिसएडवांटेज को कवर करने के लिए लो उनको 30 मिनट ज़्यादा दे रहा है। तो लो का पर्पस ये है कि ये जो बच्चे हैं जो कि अंधे हैं वो अच्छे से एग्ज़ाम दे पाए, उनके साथ इनजस्टिस ना हो, इसलिए उनको 30 मिनट एडिशनल दिए, ठीक है। तो पर्पस भी अचीव हो रहा है। क्लासिफिकेशन मस्ट रिलेट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ, ठीक है। तो बेसिकली जब भी आपको चेक करना है कि कोई लॉ इक्वलिटी को वायलेट कर रहा है कि नहीं, तो आपको ये टेस्ट लगाना पड़ेगा। पहला आपको देखना पड़ेगा कि रियल डिफरेंस है कि नहीं है ग्रुप के बीच में, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। और अगर डिफरेंस है तो क्या वो पर्पस सर्व कर रहा है, इज इट सर्विंग पर्पस ऑफ लॉ। अगर दोनों के आंसर यस है तो आर्टिकल 14 इज सेटिस्फाइड इक्वल्स टू नो वायलेशन, ठीक है। कोई भी लॉ है उसकी अगर आपको वैलिडिटी चेक करना है, आपको चेक करना है कि क्या वो आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है या नहीं, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या 2 ग्रुप जो लॉ बना रहा है उनके बीच में कुछ रियल डिफरेंस है। रियल डिफरेंस अगर है तो हम बोलेंगे कि हाँ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है, रियल डिफरेंस है। रियल डिफरेंस क्या हो गया, 8 बच्चे हेल्दी है और 2 बच्चों की आंखें काम नहीं करती, ये रियल डिफरेंस है, ठीक है। फिर वो 2 ग्रुप को क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, इसलिए किया गया क्योंकि कि 2 बच्चे हैं जिनकी आंखें काम नहीं कर रही वो भी अच्छे से एग्ज़ाम दे पाए, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, उनके साथ कोई इनजस्टिस ना हो, ठीक है। तो पर्पस सर्व भी हो रहा है और रियल डिफरेंस भी है, इसलिए आर्टिकल 14 इज सेटिस्फाइड, इसलिए वायलेशन नहीं है। इसलिए आप ये कर सकते हो कि 8 बच्चों को 3 घंटे के लिए एग्ज़ाम कंप्लीट करने का टाइम दो और 2 बच्चों को 3.5 घंटे का टाइम दो, वही एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए वही क्लास में, ये अलाउड है, ठीक है। अच्छा, तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया हमने यहाँ पर एबिलिटी या डिसेबिलिटी के बेसिस पे अलाउ किया। सिमिलरली एज के बेसिस पे भी हो सकता है कि बच्चों के लिए अलग कानून बनाए जा सकते हैं, सीनियर सिटीजन्स को अलग बेनिफिट दिए जा सकते हैं। जेंडर के बेसिस पे भी रियल डिफरेंस होता है, जैसे कि मेटर्निटी बेनिफिट जो होते हैं वो विमेन को ही मिलते हैं, वो आदमियों को नहीं मिलते। मेटर्निटी बेनिफिट बोले तो जब विमेन प्रेग्नेंट होती है, जो वर्किंग क्लास की विमेन होती है, जो जो विमेन बेसिकली जॉब करती हैं, गवर्नमेंट जॉब करती हैं, तो जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उनको पेड लीव्स मिलती है, तो दैट इज़ एग्जांपल ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। तो वो सिर्फ वेमेन को मिलती है, मेन को नहीं मिलती है। तो रियल डिफरेंस है मेन और वीमेन में, हाँ। क्या वो पर्पस सर्व कर रहा है, हाँ। क्या पर्पस सर्व कर रहा है, वेमेन की प्रोटेक्शन, ताकि वेमेन अच्छे से बच्चे को, छोटा बच्चा है उसको केयर कर सके। वेमेन भी वीक हो जाती है जब वो बर्थ देती है, तो ये पर्पस है, ठीक है।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यूनिवर्सिटी में यदि आपको प्रॉपर प्रोफेसर बनना है तो आपके पास पीएचडी होना चाहिए, तो ये क्लासिफिकेशन भी अलाउ है। इकोनॉमिक स्टेटस, तो इन बेसिस पे बेसिकली आप क्लासीफाई कर सकते हो, ठीक है, प्रोवाइडेड उस क्लासिफिकेशन से आप एक लॉ का पर्पस अचीव करना चाह रहे हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस है, जो कि रियल पर्पस है, जो कि आर्बिटरी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये टेस्ट में आपको दो चीज़ें देखना है कि पहले देखना है कि दो ग्रुप के बीच में डिफरेंस है कि नहीं है। अगर रियल डिफरेंस है तो अच्छी बात है, और अगर डिफरेंस है तो क्या वो कोई लॉ का पर्पस सर्व कर रहा है। अगर दोनों का आंसर यस है तो हम बोलेंगे आर्टिकल 14 सेटिस्फाई हो चुका है, कोई भी वायलेशन नहीं है, ठीक है। इलस्ट्रेशन अब देख लेते हैं वही कि गवर्नमेंट एसटी एससी ओबीसी लोगों को रिजर्वेशन देती है, तो डिफरेंशिएशन है, रियल डिफरेंस है क्या एसटी एससी लोगों में एज़ कम्पेयर टू जनरल लोग। यस, रियल डिफरेंस है। रियल डिफरेंस क्या है कि जो एसटी और एससी लोग होते हैं जनरली, ये उनके साथ हिस्टोरिकली बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन कमिट किया गया था। हज़ारों साल से इनको एजुकेशन नहीं मिला, अच्छा एजुकेशन नहीं मिला, इनके साथ अनटचेबिलिटी होती थी, इनको अच्छे से समाज में इज्जत नहीं दी जाती थी। तो उस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। तो ये सोशल जस्टिस का मतलब यही होता है कि समाज में इक्वलिटी आ सके, ये जो लोग हैं जिनको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया गया हज़ारों सालों तक, उनको भी इक्वल फुटिंग पर लाया जा सके, ठीक है। सिमिलरली लेबर लॉ वेमेन के लिए अलग है, वेमेन को मैटरनिटी बेनिफिट मिलती है। तो क्या मेन, अब यहाँ पर दो ग्रुप क्या बनाए लॉ ने, देखिए लेबर लॉ ने दो ग्रुप बना दिए है ना, लेबर लॉ मेड टू ग्रुप्स। कौन से ग्रुप बनाए, मेन एंड वेमेन, ठीक है। तो क्या मेन और वेमेन में रियल डिफरेंस है? यस। क्या डिफरेंस है? मेन की बॉडी बायोलॉजिकली स्ट्रॉन्गर होती है, फिजिकली स्ट्रॉन्गर होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन सुपीरियर है या इन्फीरियर है, मैं बोल रहा हूँ कि मेन की बॉडी फिजिकली स्ट्रॉन्गर होती है। आदमी ज़्यादा वेट उठा सकता है, ज़्यादा मेहनत कर सकता है, फिजिकल लेबर जहाँ पर ताकत ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो रियल डिफरेंस है, पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। दूसरा ये देखना है कि ये जो लॉ है, जो लेबर लॉ है जिसने क्लासिफिकेशन करा है मेन और वीमेन के बीच में, कोई पर्पस को अचीव करने के लिए क्लासीफाई कर रहा है। हाँ, क्या पर्पस है? प्रोटेक्शन ऑफ मदरहुड एंड हेल्थ, पर्पस भी सर्व हो गया। तो ये जो लॉ है ये वैलिड है, कंसिस्टेंट है आर्टिकल 14 से, ठीक है। सिमिलरली अगर कुछ टैक्स लगाया जाता है, लग्जरी गुड्स पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। जो लग्जरी गुड्स बोले तो हीरो का सामान या 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ियाँ, ठीक है। तो उसमें भी लॉ अलग अलग तरह से ट्रीट कर रहा है और पर्पस भी है, तो इसलिए आर्टिकल 14 अलाउड है। सिमिलरली स्पेशल प्रोटेक्शन चिल्ड्रन को। अच्छा, अब एक और लॉ है, दो ग्रुप बना रहा है, ठीक है, अडल्ट और चिल्ड्रंस। तो इन दोनों के बीच में रियल डिफरेंस है, अडल्ट और चिल्ड्रंस के बीच में। यस, रियल डिफरेंस है। अच्छा, अब ये लॉ बना के कुछ अपना पर्पस सर्व करना चाह रहा है। क्या पर्पस सर्व करना चाह रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, ठीक है। तो क्योंकि ये लॉ दो ग्रुप बना रहा है और दो ग्रुप ऐसे बना रहा है जिसके बीच में रियल डिफरेंस है, और ये ग्रुप बनाकर लॉ एक जो वीकर ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, जो कि चिल्ड्रन इन दिस केस, तो ये लॉ वैलिड है, ठीक है। अच्छा, इनवैलिड क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा कि आप सिर्फ एक धर्म के बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हो, बाकी दूसरों को नहीं दे रहे हो, आपका कोई भी पर्पस नहीं, बस ऐसे ही दे रहे हो, आप बोल दो कि अपलिसमेंट पॉलिटिक्स है या वोट के लिए कर रहे हो, तो नॉट अलाउड। सिमिलरली आप पूरे पूरे राज्य में ऐसा बोल देते हो कि मान लीजिए टीचिंग की नौकरी सिर्फ और सिर्फ जो इंदौर के लोग हैं पूरे मध्य प्रदेश में उन्हीं को मिलेगी, बाकी किसी और को नहीं मिलेगी, तो ये क्लासिफिकेशन अलाउड नहीं है, वायलेटिव है ये। सिमिलरली आपने एक कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, आपने बोले तो सरकार ने बिना कोई रीज़न के, बिना कोई जस्टिफिकेशन के, तो ये भी अलाउड नहीं है अंडर आर्टिकल 14। लॉ गिविंग बेनिफिट ओनली टू रिच पीपल, ये भी अलाउड नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने रीजनेबल क्लासिफिकेशन का टेस्ट पढ़ा था, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली। ये केस आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये लिखना ही है कुछ भी करके आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब आप डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन पढ़ ली, अब हम आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस।
देखिए, आर्बिट्रेरीनेस का मतलब होता है ऐसा एक्शन जो बिना कोई रीज़न के लिया गया हो, बिना कोई फेयरनेस के लिया गया हो, बिना कोई बेसिस के लिया गया हो, बिना कोई जस्टिफिकेशन के लिया गया हो। ठीक है, मतलब अगर सरकार ने कोई भी ऐसा काम किया जिसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बस अपनी मर्जी से कर दिया, कोई भी रीज़न नहीं था, कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं था, कोई भी फेयरनेस नहीं थी, तो हम बोलेंगे कि वो एक्ट जो है वो आर्बिट्रेरी है। एग्जाम्पल बोले तो मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी एक दुकान का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। क्यों करा? गवर्नमेंट ने ये अपने ऑर्डर में नहीं, बस एक ऑर्डर पास कर दिया कि आज से इस दुकान का लाइसेंस कैंसिल। ठीक है, ऑर्डर में कुछ नहीं लिखा कि क्यों कैंसिल करा, कब करा, कुछ भी नहीं लिखा, कुछ अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी, सुना भी नहीं सामने वाले को पहले कैंसिल करने के पहले, तो बोला जाएगा ये जो एक्शन है गवर्नमेंट का ये आर्बिट्री है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने नोटिस भी नहीं दिया और रीज़न भी नहीं दिया, दूसरे कंटिन्यू कर रहे हैं, बट एक आदमी को बोल दिया कि आज से तुम दुकान नहीं चलाओगे यहाँ पर। जनरली बेसिकली समझिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक दुकान है जो कि लाइसेंस से चल रही है, तो गवर्नमेंट को अगर उसका लाइसेंस कैंसिल करना है तो सबसे पहले गवर्नमेंट को उसको नोटिस देना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोलेगी कि हम तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करना चाहते हैं, तुमको उसके बारे में कुछ बोलना है क्या। ठीक है, अब अगर उसने बोला तो ठीक है, नहीं बोला तो फिर वो गवर्नमेंट कैंसिल कर देगी। और जो भी जब भी कैंसिल करेगी तो ऑर्डर में रीज़न लिखना भी ज़रूरी है कि भाई हम इसलिए कैंसिल कर रहे हैं एक्स वाई जेड की वजह से। मान लीजिए इसने बहुत सारे क्राइम कर रहे हैं या कुछ लाइसेंस की फ़ी नहीं दे रहा है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली एक ऑफिसर को अलग अलग जगह पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है, कोई भी रीज़न नहीं है, तो आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। अच्छा, आर्टिकल 14 का जब वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो और वो डिसीज़न को कैंसिल करवा सकते हो। मान लीजिए कि ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, वापस से, कि एक दुकान है, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया कलेक्टर ने, बिना, सरकार ने या कलेक्टर ने बिना कोई नोटिस दिए, बिना उसको सुने, बिना कोई रीज़न दिए कैंसिल कर दिया। तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो और उस ऑर्डर को कैंसिल करवा सकते हो, क्वेश करवा सकते हो, तो आपको आपका लाइसेंस वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू है आर्टिकल 14 की, वहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, वापस गवर्नमेंट ने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी विदाउट गिविंग रीज़न। ठीक है, गवर्नमेंट अपने रिलेटिव्स को टेंडर प्रोसेस दे रही है, टेंडर दे रही है कि भाई तुम कंस्ट्रक्शन कर लेना, तुम सरकारी हॉस्पिटल बना देना, सिर्फ अपने रिलेटिव्स को दे रही है, कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड किए जा रहे हैं बिना कोई जस्टिफिकेशन के, ये भी आर्बिट्री और डिस्क्रिमिनेटरी है। एक आदमी को सरकार ने जॉब से निकाल दिया, उसको सुना भी नहीं, उसको नोटिस भी नहीं दिया, रीज़न भी नहीं दिया, आर्बिट्री एक्ट। सिलेक्टिव एक्शन अगेंस्ट ओनली 1%, ठीक है, पढ़ लेना, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, ये ई पी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये केस भी आपको याद रखना है। इक्वलिटी इज एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्रीनेस, मतलब अगर स्टेट ने आर्बिट्री एक्शन किया तो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 हो जाएगा। आर्टिकल आर्बिट्री एक्शन मतलब ऐसा एक्शन जिसके पीछे कोई भी रीज़न नहीं है, जो जस्ट नहीं है, जो फेयर नहीं है। ठीक है, स्कोप, अच्छा, आर्टिकल 14 हर तरह के एक्शन को अप्लाई होता है। मान लीजिए लेजिस्लेचर ने या पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया तो भी अप्लाई होगा। अगर एग्जीक्यूटिव मतलब पुलिस ने कोई एक्शन लिया या कलेक्टर ने कोई एक्शन लिया या रेवेन्यू ऑफिसर ने कुछ एक्शन लिया जो कि इक्वलिटी को वायलेट कर रहा है तो भी अप्लाई होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन कि किसी को ट्रांसफ़र कर दिया, किसी को सैलरी नहीं मिल रही है बिना कोई जस्टिफिकेशन के, तो यू कैन गो अंडर आर्टिकल 14, यू कैन गो अंडर आर्टिकल 32 टू 26 फॉर द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। इम्यूनिटी मतलब एक्सेप्शन क्या, आर्टिकल 14 एक 361 में बेसिकली ये है कि जब तक प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑफिस में है तब तक उनके ऊपर सिविल और क्रिमिनल केसेस नहीं चलेंगे। बाकी स्पेशल प्रोविज़न तो वेमेन और चिल्ड्रन को रिजर्वेशन मिलता ही है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, ठीक है, कुछ भी खास नहीं है ये। लैंडमार्क केस मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें ये बोला था कि आर्टिकल 14, 19 और 21 को साथ में पढ़ा जाता है। इसका मतलब क्या होता है वो हम अगली वीडियो में समझेंगे आर्टिकल 21 की। ठीक है, शायरा बानो लिख देना याद रहे तो। इम्पोर्टेंस यही है कि रूल ऑफ लॉ बनाता है, स्टेट के पावर को कंट्रोल करता है, डिग्निटी मेंटेन करता है, जस्टिस फेयरनेस को प्रमोट करता है। ठीक है, कंक्लूजन देख लीजिए, बैकबोन है फंडामेंटल राइट का, इंश्योर करता है इक्वलिटी फेयरनेस। ठीक है,
ये तो लिखने की बातें हैं, बाकी जो मेन क्रक्स है समझाने वाली चीज़ है वो तो कंप्लीट हो चुकी है। एक बार मैं वापस से आपको समराइज़ कर देता हूँ। देखिए, आर्टिकल 14 के दो डायमेंशन है। पहला है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ सभी को एक जैसा ट्रीटमेंट देगा, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेंगे। दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका मतलब है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन लॉ कर सकता है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउड है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऐसा क्लासिफिकेशन है जहाँ पर दो ग्रुप को आप सेपरेट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि उनके बीच में कुछ रियल डिफरेंस है। और दूसरा, सेपरेट करके आप कुछ पर्पस को अचीव करना चाह रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल आप मेटर्निटी बेनिफिट वाला याद रखिए कि आपने मेन और वीमेन को अलग कर दिया। और क्यों करा? क्योंकि वीमेन को स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, अलाउड है। सिमिलरली आप वाला एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम वाला, कि आपने 8 बच्चों को 3 घंटे का टाइम दिया एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए, और 2 बच्चों को 3.5 घंटे का टाइम दिया एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए। तो आपने 2 अलग अलग ग्रुप बना दिए, दोनों के बीच में डिफरेंस भी है। डिफरेंस ये है कि एक ग्रुप हेल्दी है, दूसरा ग्रुप हेल्दी नहीं है। और क्योंकि जो अनहेल्दी ग्रुप है उसको आपको प्रोटेक्ट करना था, इसलिए आपने उनको अलग टाइम दे दिया, तो आपका पर्पस भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो वो लॉ वैलिड है। ठीक है, तो ये तो हो गया रीजनेबल क्लासिफिकेशन। और जो आर्बिटरीनेस का मतलब है, अगर स्टेट कोई भी ऐसा एक्शन करता है जिसके पीछे कोई भी रीज़न नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई फेयरनेस नहीं है, तो बोला जाएगा कि वो एक्ट आर्बिटरी है। और अगर एक्ट आर्बिटरी है तो आप डायरेक्ट उसको क्वेश करवा सकते हो। ठीक है, एग्जांपल ये कि आपने लाइसेंस, सरकार ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया बिना कोई रीज़न दिए, बिना सुने। सिमिलरली आपको नौकरी से निकाल दिया गया, सरकारी नौकरी से, बिना सुने, बिना कोई प्रोसेस करे। ठीक है, विद दैट दिस वीडियो इज़ कंप्लीट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय।